हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम पढ़ने वाले हैं समाज के बारे में, और समाज को आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज तक आपने इस तरीके से समाज किसी भी वीडियो में ना देखा होगा, यूट्यूब पर तो देखा ही नहीं होगा, और ना ही इस तरीके से आपने समाज पढ़ा होगा। मैं बिल्कुल जैसे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं आप लोगों को, उसी तरीके से आप लोगों को समाज पढ़ाने वाला हूँ पूरा डिटेल में। एक एक चीज बताने वाला हूँ समाज से रिलेटेड। तो आज के बाद आपको समाज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और आप समाज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आसानी से लगा के आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम समास। समास जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, समास। समास जो होता है वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? एक तो होता है आपका सम, और दूसरा होता है आपका आस। किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है? बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। समास का मतलब क्या होता है? देखो, समास जो शब्द है वो हमारा किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। ठीक है, सम का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। और आस का मतलब होता है कथन। ठीक है, तो समास का मतलब क्या हो गया? संक्षिप्त कथन, या समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ठीक है, समास का मतलब ही दूसरा होता है संक्षेप, या इसका दूसरा मतलब होता है कम करना। ठीक है, इसको हम संक्षेपीकरण भी बोल देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। संक्षिप्त कथन, समास का मतलब होता है संक्षिप्त कथन। ठीक, दूसरा अर्थ होता है संक्षेप या कम करना। इतनी दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगर हम समाज की डेफिनेशन की बात करें, समाज की परिभाषा की बात करें, आप समाज की परिभाषा क्या लिखेंगे? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ठीक है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं हम? समास। ठीक है, समास कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता हमारा नेक्स्ट है हमारा, हम समस्त पद किसको बोलते हैं? समस्त पद या समासिक पद किसको बोलते हैं? समासिक पद क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, समस्त पद समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है हमारा? समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। ठीक है, समासिक पद आपको समझ में आया होगा। समास के नियमों से जो भी शब्द बनता है उसको हम क्या बोलते हैं?
समस्त पद या समासिक पद बोलते हैं। ठीक है, समास विग्रह क्या होता है इसको जान लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है आपका समास विग्रह, कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, समास विग्रह या व्यास कहलाती है। ठीक है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने, या इसको हम बोल सकते हैं लिखने। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने या लिखने की प्रक्रिया आपकी कहलाती है समास विग्रह कहलाती है। क्या कहते हैं उसको हम, समास विग्रह कहलाती है। पूरा डिटेल में हम समास पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताऊंगा, लेकिन वैसे ट्रिक कुछ होती नहीं है। जब हम पूरा चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हर चैप्टर का, तो वही हमारी ट्रिक हो जाती है, उसी से हम पहचान लेते हैं। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से तो आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, जबकि ट्रिक व्रिक कुछ होती नहीं है। ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट के बेस से अगर हम चलेंगे, कॉन्सेप्ट के अनुसार हम चलेंगे, तो हम हर क्वेश्चन को बना के आएंगे एग्जाम में, और विद इन सेकंड बना के आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ही ट्रिक बोल देते हैं ये लोग। चलिए, तो समास विग्रह आपको समझ में आया होगा, समास विग्रह क्या है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूं, जितना मैं आपको करा रहा हूं आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं आपको समझा देता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने पढ़ा नीलकमल, नीलकमल। ठीक है, अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो इसके हम सभी पदों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। जो पद इसमें विलुप्त हैं या छुपे हुए हैं उनको भी हम निकालकर लिखने की कोशिश करेंगे। इसका जो समास विग्रह होगा नीलकमल, तो उसका क्या होगा, नीला है जो कमल। क्या होगा, नीला है जो कमल। ये क्या होगा, इसका समास विग्रह होगा। ठीक है, वैसे ही हम ले लेते हैं चौराहा। चौराहा का समास विग्रह क्या होगा, चार राहों का समूह। चार राहों का समूह या चार रास्तों का समूह। ठीक है, चार राहों का समूह। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी समस्त पद का या समासिक पद का हम क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। जो भी उसमें विलुप्त या छुपे हुए पद होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, चलिए, समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, समास रचना में कितने पद होते हैं, प्राय दो पद होते हैं। ठीक है, दो पद होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका पूर्व पद, और दूसरा होता है हमारा उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद का पद, यह आपको ध्यान रखना है। और पूर्व पद मतलब पहला पद, यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब दूसरा पद। कैसे आप समझेंगे इस चीज को, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कैसे समझेंगे आप उत्तर पद और पूर्व पद को। जैसे मैंने एक शब्द लिखा राजपुत्र, मैंने क्या लिखा, राजपुत्र। राजपुत्र में आपका जो पूर्व पद है वो क्या है, राज है। राज आपका क्या है, पूर्व पद है। क्या है, पूर्व पद, या इसको हम बोलते हैं पहला पद है। और ये जो आपका पुत्र है ये आपका क्या है, उत्तर पद है। क्या है, उत्तर पद, या इसी को हम बोलते हैं बाद का पद। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। पूर्व पद और बाद का पद क्या होता है। इसमें देखो प्रधान पद और गौण पद भी होता है।
प्रधान पद और गौण पद क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। प्रधान पद, प्रधान पद का मतलब होता है जिस भी समास में, जिस भी समासिक पद में प्रधान पद, जिस भी पद पर मुख्य बल दिया जाता है, जिस भी पद पर, जिस पद पर, जिस पद पर मुख्य बल दिया जाता है, बल दिया जाता है, वो हमारा क्या होता है, प्रधान पद होता है। प्रधान पद मतलब हम उस पर ज्यादा बल देते हैं, वही हमारा क्या होता है, मुख्य होता है। और या दूसरा होता है आपका गौण पद। गौण पद, गौण पद का मतलब होता है जिस पर हम ज्यादा बल नहीं देते या हमारा मुख्य बल नहीं दिया जाता उस पद पर, वो हमारा क्या होता है, गौण पद होता है। ठीक है, प्रधान पद के बिल्कुल अपोजिट होता है गौण पद। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, समास में क्या होता है, कुछ विभक्तियां लुप्त होती हैं, इसके अलावा कई शब्दों में विकार भी आ जाता है। कैसे विकार आता है मैं आपको समझाता हूं। समास में शब्दों में कैसे विकार आता है या कैसे विभक्तियां लुप्त होती हैं। जैसे आपने पढ़ा था, अभी मैंने बताया था राजपुत्र, तो इसका समास विज्ञा करेंगे तो हम क्या आएगा, राजा का, राजपुत्र मतलब क्या होता है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें जो था विभक्ति चिन्ह का, इसका लोप था, इसका क्या था, लोप था या ये लुप्त था। ठीक है, आ रही है बात समझ में। शब्दों का विकार कैसे होता है, शब्दों में विकार कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिया, काठ की, काठ की पुतली। काठ की पुतली को हम इसका समासिक पद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कठपुतली, जबकि शब्द था हमारा काठ की पुतली और ये हो गया कठ की पुतली। तो देखो आ में विकार आया ना, आ को हमने क्या लिख दिया, कै लिख दिया, का को क्या लिखा हमने, क्या लिखा है, और उसमें क्या हुआ, हमारा विकार आया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कठपुतली। वैसे ही हमने बोला घोड़े का सवार, दूसरा क्या होता हमारा, घोड़े का सवार। घोड़े का सवार को हम क्या बोलेंगे, घुड़सवार बोलते हैं, आपको पता ही है, घुड़सवार। तो देखो यहां पर भी विकार आया, क्या आया है, देखो घो का क्या हो गया, यहां पर घू हो गया, घो का। चलिए समास के भेद के बारे में जान लेते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। ठीक है, मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं समास के। कौन कौन से होते हैं पढ़ लेते हैं हम एक एक करके। पहला है आपका अव्ययीभाव समास। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तीसरा है आपका कर्मधारय समास। फोर्थ नंबर पे आता है आपका द्विगु समास। 5वें नंबर पर आता है आपका द्वंद्व समास। और लास्ट 6 नंबर पर आता है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। पहला आपका होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है आपका कर्मधारय समास, चौथा होता है आपका द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा पदों की प्रधानता के आधार पर हम इसका कैसे वर्गीकरण करेंगे। इस पदों की प्रधानता के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस समास का नाम बताइए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कौन सा होता है, वो द्वंद्व होता है। उस समास का नाम बताइए जिसमें पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, तो वह अव्ययीभाव समास होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं।
अब इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे, जब इसकी आपकी जानकारी नहीं होगी तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनकी पदों के प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया है उसकी जानकारी होना आपको अति आवश्यक है। तो जान लेते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें देखो पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान कौन से में होता है? आपका अव्ययीभाव समास में होता है। अव्ययीभाव समास में होता है आपका पूर्व पद प्रधान। ठीक है, चलिए दूसरा था आपका उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान जो होता है वो आपका कौन कौन से में होता है? एक तो तत्पुरुष में होता है, दूसरा आपका होता है कर्मधारय, और तीसरा होता है आपका द्विगु। ठीक है, तो उत्तर पद प्रधान कौन कौन से में होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में। देखो पहले कितने भेद होते थे समास के? वो पहले मुख्य 4 भेद होते थे। कर्मधारय और द्विगु को कोई समास का भेद नहीं माना गया था, लेकिन ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही पढ़े जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब कुछ विद्वानों ने इनको अलग कर दिया गया है, और अब कुल समास के कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं, जिसमें हमने कर्मधारय और द्विगु को अलग अलग कर दिया। ये तत्पुरुष समास का ही एक रूप होता है, उसके अंतर्गत ही हम पढ़ते थे पहले। ठीक है, तो उत्तर पद प्रधान कौन कौन से में होता है? तत्पुरुष में, कर्मधारय में, द्विगु में, और पूर्व पद प्रधान किस में होता है? अव्ययभाव समास में। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? दोनों पद प्रधान कौन से में होते हैं बताइए? देखो द्वंद्व, जैसे कि द्वंद्व के नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा द्वंद्व समास। द्वंद्व मीन्स दोनों। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान किस में होते हैं? ये आपके होते हैं बहुब्रीहि समास में। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। क्या होता है? इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकल के आता है, दोनों पदों से अलग कोई तीसरा पद निकल कर आता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। पहला पद अव्ययभाव समास, दोनों उत्तर पद कौन से में होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, दोनों, द्वंद्व, कोई नहीं, बहुब्रीहि। इतना आपको ध्यान रखना है, इससे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता सबसे पहले आपका अव्ययभाव समास। ठीक है, समास के बारे में जान लेते हैं हम। सबसे पहला आपको कौन सा आता है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अपव्यय और प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसमें आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन से शब्द में अव्ययभाव समास है? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि प्रतिदिन में अव्ययभाव समास है? तो पहचान के लिए क्या ध्यान रखना आपको? पहचान के लिए आपको क्या ध्यान रखना है
ये शब्द आपको नोट कर लेने हैं, कुछ मुख्य शब्द हैं। पहचान कैसे करेंगे अव्ययभावी समास की आप? इनमें जो पहला पद होता है आपका अव्यय और उसी को हम प्रधान मानते हैं, तो पहला पद आपको कौन कौन से देखने मिलेंगे? एक होता अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि अव्यय शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। आदि अव्यय शब्द देखे जाएंगे। ठीक है, जिन भी शब्दों में इन शब्द ये शब्द आ जाए, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि, और भी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ये शब्द आ गए, आपको देखने के लिए मिल गए, तो समझ लेना वहां पर क्या है? अव्ययभाव समास है। आपका पहला पद प्रधान है वहां पर, और पहला पद क्या है? आपका अव्यय है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। चलिए, जैसे पहला शब्द है आपका प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन में क्या अव्यय आया? पहला प्रति, अभी मैंने बताया था। और ये क्या है? अव्यय है, और यही आपका क्या है? प्रधान है। प्रत्येक दिन। ठीक है, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। जैसे दूसरा शब्द है हमारा आजन्म। आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। आजन्म मतलब जन्म से लेकर। तो इसमें आ जो है हमारा वो क्या है? अव्यय है, और यही हमारा क्या है? प्रधान है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? आजन्म। आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। नेक्स्ट आता है आपका यथा संभव। यथा संभव, तो इसमें अव्यय क्या आया? यथा। इन शब्दों को आप देखते ही लगा देंगे कि ये क्या है? यहाँ पर अव्यय है, और ये यहाँ पर ये क्या है? प्रधान भी है। ठीक है, और इन्हीं शब्दों को देखकर प्रति, आ, यथा, इन शब्दों को देखकर आप आंख मीच के लगा देंगे कि यहाँ पर इन शब्दों में क्या है? अव्ययभाव समास है। जैसे नेक्स्ट है आपका अनुरूप। ठीक है, यहां पर कौन सा अव्यय है? अनु है, और यही आपका प्रधान है। ठीक है, उसके बाद है आपका भरपेट। भरपेट में कौन सा अव्यय है? भर, और यही आपका क्या है? प्रधान है। ठीक है, उसके बाद क्या? प्रतिकूल। ठीक, एक होता है हाथों हाथ। ठीक है, एक होता है आपका हाथों हाथ। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हाथ ही हाथ में, इसका मतलब क्या होता है? हाथ ही हाथ में। इसमें भी क्या होता है? आपका अव्ययभाव समास होता है। हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है? आपका अव्ययभाव समास। तो इसको आप क्या करेंगे? विशेष करके लिख लेंगे हाथों हाथ। ये वाला एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, हाथों हाथ। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? आपका अव्ययभाव समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अव्ययभाव समास में मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी अब। ठीक है, दूसरा आता है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा आता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में बात का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लुप्त होता है, तो वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। इसमें मैंने बताया था जिस समास में बाद वाला पद, बाद का पद, या इसको बोलते हैं उत्तर पद, बाद का पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच
दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह मैंने पढ़ाए हैं आपको कारक में, ठीक है। तो कारक चिन्हों का लोप हो, लोप मतलब कारक चिन्ह क्या हो, लुप्त हो, वहां पर क्या होता है हमारा, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने कितने कारक बताए थे आपको, 8 कारक बताए थे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में इस तरीके से बताए थे मैंने, ठीक है। तो इन सारे कारक चिन्हों का क्या होता है, तत्पुरुष समास में लोप होता है। हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम एक एक करके देखेंगे विभक्ति चिन्हों का लोप कैसे होता है तत्पुरुष समास में, और कौन कौन सी विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए आपको। पहला आया आपका एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। पहला होता है आपका कर्म तत्पुरुष। ये कर्म, इसमें तत्पुरुष समास जो उसके अंतर्गत ही आता है, कर्म तत्पुरुष। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर्म क्या कर्ता ने कर्म को, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है इसका विभक्ति चिन्ह। तो इसका को विभक्ति चिन्ह का क्या होता रहता है, लोप रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा गगन चुंबी, तो इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा, गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो यहां पर किस विभक्ति चिन्ह का लोप था, को। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष। और जब हमसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत पूछे, उसमें ऑप्शन दिया हो कि इसमें कर्म तत्पुरुष है या कर्ण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है, तब हम कौन सा लगा के आएंगे, तब इसमें होगा हमारा कर्म तत्पुरुष। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी बातें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे सिंपल दिया होगा आपको कि कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है, तो आप तत्पुरुष समास लगा के आएंगे। लेकिन अगर इसमें दिया होगा, ऑप्शन में आपको दिया होगा तत्पुरुष समास के भी भेद, जिसमें कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष आता है, तो उसमें तब आपका क्या लगा के आएंगे, इसमें कर्म तत्पुरुष लगा के आएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। एक होता है आपको यश प्राप्त। यश क्या होता है आपका, यश प्राप्त। इसका विग्रह हम करेंगे तो क्या होता है, ये यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। तो यहां पर भी किस चार कारक चिन्ह का लोप था, को। तो यहां पर भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। वैसे तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, यहां पे कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका चिड़ी मार। क्या है आपका, चिड़ी मार। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, चाहे हमें 2 वीडियो बनानी पड़े इसमें, लेकिन 2 वीडियो में ही खत्म होगा ये, क्योंकि अगर एक वीडियो में इसको कंप्लीट करूंगा समास को तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग देख नहीं पाते हैं। छोटी वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हैं, तो इसीलिए छोटी वीडियो मैं रखूंगा। इसमें कुछ तत्पुरुष समास पर हम इसको छोड़ देंगे, उसके बाद 4 समास जो अगले वाले उसमें हम पढ़ेंगे वीडियो में, ठीक है। चलिए, चिड़ी मार। चिड़ी मार का होता है चिड़ी को मारने वाला। इसका विग्रह क्या होता है, चिड़िया को, चिड़ियों को मारने वाला, ठीक है। तो यहां पर भी कौन सा समास का, कौन से चिन्ह का लोप है, को चिन्ह का, ठीक है। तो आई थिंक आपको तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समझ में आया होगा, किस तरीके से हम उसका विग्रह करते हैं और कौन से कारक चिन्ह का लोप होता है, को कारक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कर्ण तत्पुरुष। कौन सा आता है, कर्ण तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा, ठीक है। इसका कारक चिन्ह होता है। ये कारक में मैंने सब कुछ पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक कितने होते हैं। कारक से भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में,
ठीक है। जैसे अब ये कर्ण तत्पुरुष के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, सबका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। जैसे भयाकुल, एक शब्द होता है भयाकुल, तो भयाकुल का विग्रह क्या करेंगे हम, भय से आकुल, क्या, भय से आकुल, तो यहां पर कौन सा कारक चिन्ह का लोप था, से, ठीक। तो यहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद होगा, कर्ण तत्पुरुष होगा, ठीक है। चलिए दूसरा आपका शोकग्रस्त, शोकग्रस्त, तो क्या आ जाएगा इसका विग्रह, शोक से ग्रस्त, ठीक है। तो यहां पे कौन सा कारक चिन्ह है, से कारक चिन्ह है। कौन सा समास है, तत्पुरुष, तत्पुरुष का कौन सा भेद है, कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद आता है सूर रचित, सूर रचित, तो इसका विग्रह क्या करेंगे, सूर के द्वारा रचित, सूर के द्वारा रचित, तो इसमें कौन से कारक चिन्ह का लोप हुआ, के द्वारा, तो के द्वारा कौन सा समास आ जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद, कर्ण तत्पुरुष, क्योंकि उसका चिन्ह, विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं कर्ण तत्पुरुष के, से, के द्वारा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका पद दलित, पद दलित, पद दलित में कैसे करेंगे हम इसका विग्रह, पद से दलित, पद से दलित, कौन सी विभक्ति चिन्ह का लोप था, से, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष का कौन सा भेद, कर्ण तत्पुरुष। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसका भेद देखते हैं तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका संप्रदान तत्पुरुष, कौन सा होता है, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है संप्रदान का, के लिए, मैंने बताया था कौन सा होता है, के लिए, ठीक। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आता प्रयोगशाला, बहुत बार नाम सुना होगा आपने प्रयोगशाला का, प्रयोगशाला, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, प्रयोग के लिए, प्रयोग के लिए शाला, तो ये क्या होगी, प्रयोगशाला, कौन सा विभक्ति चिन्ह आया यहां पर, के लिए, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद होगा, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, एक होता है स्नान घर, स्नान घर, तो क्या विग्रह हो जाएगा इसका, स्नान के लिए, स्नान के लिए घर, कौन सा विभक्ति चिन्ह आया, के लिए, कौन सा कारक संप्रदान कारक, तो कौन सा समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है आपका देशभक्ति, एक शब्द होता है आपका देशभक्ति, तो देशभक्ति में कौन सा समास होगा आपका, तत्पुरुष समास होगा। कैसे इसका विग्रह करेंगे, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, कौन सा कारक चिन्ह आया, के लिए, कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, या तत्पुरुष समास। हथकड़ी, एक शब्द होता है आपका हथकड़ी, तो क्या होता है, हथकड़ी कहां पहनी जाती है, हाथ में, तो हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी, तो हथकड़ी, कौन सा कारक चिन्ह आया, के लिए, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहे होंगे सब कुछ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अपदान तत्पुरुष, कौन सा, अपादान तत्पुरुष, इसका कौन सा चिन्ह होता है, इसका होता है से अलग होने के अर्थ में, अलग होना, ठीक है, अलग होने के अर्थ में तत्पुरुष समास, अपदान
तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे धनहीन, धनहीन, तो इसका विग्रह जो होगा वो क्या होगा, धन से हीन। क्या होगा, धन से हीन। तो यहां पे कौन सा चिन्ह आया है, विभक्ति चिन्ह से, अलग होने के अर्थ में। अलग मतलब धन से हीन है, धन से अलग है, उसके पास धन नहीं है। तो कौन सा समास होगा यहाँ पर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद, अपदान तत्पुरुष। ठीक, चलिए एक होता है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। ठीक है, इसको इसका विग्रह कैसे करेंगे, ऋण से, ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त कौन सा विभक्ति चिन्ह आया, से, क्या, अलग होने के अर्थ में, मतलब बिल्कुल ऋण से मुक्त, वह ऋण से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ऋण से मुक्त कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। कौन सा, अपदान तत्पुरुष। ठीक, उसके बाद आता है आपका देश निकाला। एक शब्द होता है देश निकाला। तो देश निकाला में कौन सा समास होगा, देखो इसका कैसे विग्रह करेंगे, देश से निकाला। कौन सा समास हो जाएगा आपका, देखो से विभक्ति चिन्ह आया, अपदान, अलग होने के अर्थ में। हमने देश से क्या कर दिया, निकाल दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, अपदान तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाप मुक्त, पाप मुक्त। ठीक, पाप मुक्त में क्या होगा आपका, देखो पाप मुक्त में क्या होगा, पाप से मुक्त। ठीक है, कौन सा विभक्ति चिन्ह आया, से, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा आपका, अपदान तत्पुरुष। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसके जो भेद होते हैं वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको यहां पर नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष। कौन सा है, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के जो कारक चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने बताए थे, का, की, के। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके कारक चिन्ह होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको राजपुत्र, राजपुत्र बताया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका विग्रह क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र कौन सा विभक्ति चिन्ह आया, का, तो यहां पर कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। और समास का कौन सा कारक होगा, कौन सा भेद होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे देश रक्षा, मैंने क्या लिखा, एक शब्द देश रक्षा। देश रक्षा का मतलब हो गया देश की रक्षा। क्या हो जाएगा, देश की रक्षा। कौन सा कारक चिन्ह है, की, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष और तत्पुरुष समास। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक नया शब्द आता है शिवाल्य। क्या आता है, शिवाल्य। शिवाल्य का विग्रह हम करेंगे तो क्या आएगा, शिव का आल्य। क्या आएगा, शिव का आल्य। शिवाल्य, तो कौन सा कारक चिन्ह आया, का। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ठीक, एक होता है आपका पराधीन। एक शब्द क्या होता है, पराधीन। इसका जो हम वो करेंगे विग्रह, तो क्या करेंगे, पर के अधीन, पर के अधीन। ठीक है, कौन सा विभक्ति चिन्ह आया, के, तो यहां पर कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, और तत्पुरुष समास होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा होता है, में या पर। ठीक है, में या पर कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे शब्द होता है एक आप शोकमग्न। क्या शब्द होता है, शोकमग्न। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शोक में मग्न। क्या हो जाएगा, शोक में मग्न। तो कौन सा चिन्ह आया यहां पर, में, तो इसके कारण क्या हो जाएगा यहां पर, अधिकरण तत्पुरुष तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता आपका पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को हम कैसे विग्रह करेंगे, पुरुषों में उत्तम। क्या करेंगे,
पुरुषों में उत्तम, तो कौन सा आया, में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक शब्द होता है आपका आप बीती। क्या होता है, आप बीती। तो क्या आ जाएगा ये, आप पर बीती, आप पर बीती। कौन सा कारक चिन्ह आया है, पर, तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और तत्पुरुष समास। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कला श्रेष्ठ, एक शब्द होता है आपका कला श्रेष्ठ। कला श्रेष्ठ, इसका विग्रह करेंगे तो कला में श्रेष्ठ। क्या जाएगा, कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। तो कौन सा आया, में चिन्ह आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक समास और आता है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी है। इसको बोलते हैं हम नियोज्य समास। नियोज्य समास। ठीक है, नियोज्य समास के अंतर्गत हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द ए, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों, तो वहां पर क्या होता है, हमारा नियोज्य समास होता है। ठीक है, कौन सा समास होता है, नियोज्य समास होता है। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द कौन कौन से, ए, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा नियोज्य तत्पुरुष होता है, नियोज्य तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए कैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आता है अधर्म। अधर्म का मतलब हो गया नह धर्म। ठीक है, जो धर्म को, अधर्म का मतलब हो गया नह धर्म। ठीक है, जैसे आपका है अनिष्ट, तो ए क्या निगेटिव वर्ड है, तो इसके लिए यहां पर क्या हो जाएगा, नियो समास, नियो तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका गैर वाजिब। क्या आता है आपका, गैर वाजिब। ठीक है, तो गैर शब्द आया तो यहां पे नियो समास हो जाएगा। ठीक, नापसंद, तो ना आया है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा, नियो समास। ठीक है, तो आई थिंक आपको नियो समास समझ में आया होगा। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द ए, अन, न, ना, गैर आदि लगे हो, वहां पर क्या होता है, नियो समास होता है। अधर्म, अनिष्ट, गैर वाजिब, नापसंद। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, नियो समास के उदाहरण है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, तत्पुरुष समास तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट 4 समास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।